हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, आप लोग अभी तक सामाजिक अध्ययन की 11 क्लासें देख चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। और देखिए, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना है। और आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो गुलाम वंश, ठीक है, स्टार्ट हुआ था आपका 1206 से लेकर आपका 1290 तक चला था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1290 तक। और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बना था, ठीक है, वो रहा था आपका 1206 से लेकर 1210 तक रहा था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासक रहा, तो 1206 से लेकर 1210 तक। और गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1290 तक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उपाधि दी गई जिसको बोलते हैं लाख बख्श, ठीक है, उपाधि मिली इसको, ठीक है, लाख बख्श उपाधि दी गई थी, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है, उपाधि दी गई थी इसको। और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने कराया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, आप लोग ध्यान रखें। देखो, निर्माण कराने का मतलब ये हुआ है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। हालांकि इसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। जो इल्तुतमिश था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक बना, उसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आप लोग ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, आप लोग ध्यान रखें। और लाख बख्श किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखने कि गुप्त काल के संस्थापक की यदि हम लोग बात करेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, श्रीगुप्त था, ठीक है। क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में क्या किया था, डिटेल से हमने सारी चीज़ें आपको समझाई थी, ठीक है। तो गुप्त काल के संस्थापक के बारे में बता चुका हूँ। श्रीगुप्त के बाद कौन आता था? आपका घटोत्कच आ जाता था, आप लोग देखना है। तो अब हमसे पूछा गया कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे एक तो समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों शासक जो है ना, गुप्त वंश के ही शासक हैं, ठीक है। और आप लोगों को चंद्रगुप्त के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता था। और देखो, समुद्रगुप्त क्या करता था? कविराज नाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है। कविराज नाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था, आप लोग ध्यान रखना है। किस नाम से? कविराज नाम से कविताएं लिखा करता था, और भारत का नेपोलियन बोला जाता था। और बीड़ा वादन में भी कुशल था, ठीक है। बीड़ा वादन में क्या था? कुशल था, क्लियर नहीं? आप लोग 3 पॉइंट याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। एक तो भारत का नेपोलियन बोला जाता था, कविराज नाम से कविताएं, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके ऑप्शन में, ये क्वेश्चन भी एक था, कविराज नाम से कौन सा शासक कविताएं लिखा करता था? तो आप लोग ध्यान रखें, कविराज नाम से कौन सा? समुद्रगुप्त कविताएं लिखता था, और बीड़ा वादन में भी कुशल था, और भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कला और साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता था इनके काल को। कला और साहित्य का स्वर्ण युग,
ठीक है। कला और साहित्य का क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला गया इनके काल को, आप लोग ध्यान रखना है। कला और साहित्य का क्या बोला गया? स्वर्ण युग बोला जाता था। और देखो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और एक चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री, और आप लोगों को बता चुका हूँ, इस बारे में भी बता चुका हूँ, चीनी यात्री फाहियान, क्या था? फाहियान, जो भारत आया था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और देखो कालिदास, और कालिदास के बारे में सब लोग जानते ही हैं, और एक और थे धन्वंतरी, ठीक है। ये दोनों लोग कहाँ पे रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही रहते थे, मतलब इनके दरबार में ही रहते थे, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 पॉइंट याद रखने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। चीनी यात्री फाहियान भी इन्हीं के शासनकाल में आया था, और कालिदास और धन्वंतर इन्हीं के दरबार में रहते थे। पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे आपको बता के चल रहा हूँ। हालांकि आप लोगों को जब ऑप्शनल क्लास चल रही थी उसमें भी डिटेल से ही समझाया आपको, ठीक है। जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे और जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे होंगे उनको सामाजिक अध्ययन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सामाजिक अध्ययन ही में ही नहीं, आप लोगों को जैसे मैथ पढ़ा चुका हूँ, और हिंदी भी आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर आपकी क्लासें चीज़ें कंप्लीट हो गई, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिए। आपके 15 से लेकर 24 तक के पेपर भी कंप्लीट करवा चुका हूँ मैथ में, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखी क्लासें वो लोग आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों की मैथ के नाम से, ठीक है। और आपकी एक हिंदी की प्लेलिस्ट है, हिंदी में ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव और अतुलगोत्तरीय क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हिंदी में। अब क्या होगा कि उसमें आपके जो भी 15 से लेकर आपके 24 तक के पेपर हिंदी के भी आपके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन को। तो सामाजिक अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं अतुलगोत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, तो वो सारी देखिए आप लोग जो भी क्लास आपको लोगों को कराई जा रही है वो सारी क्लासें आप लोग देखते चलिएगा, रेगुलर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। आपकी देखिए किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना डिटेल से इतनी चीज़ें आपको बता के चलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आउट ऑफ सिलेबस होने वाला नहीं है, समझाया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे जो भी डिटेल में बताता हूँ, जैसे आपके पॉइंट लिखाता हूँ, तो आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लिया करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एक नोट्स में नहीं दी गई। जैसे आपके राजन सीरीज है या पवन सीरीज है, जो भी सीरीज आप लोगों के पास है, इन सीरीज में इतने ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो आप लोग नोट करते चलें सारी की सारी चीज़ें आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2020 और आपका 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आपकी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। देखो कायांतरित को एक नाम और दिया गया, रूपांतरित, ठीक है। कहीं पे लिख के आ जाए रूपांतरित, तो कहीं पे भी नाम लिख के आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना, कायांतरित या रूपांतरित एक ही बात होती है। और देखो आप लोगों को बताया था जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होती है, और जो अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म। क्लियर नहीं? आप लोग ध्यान रखना है। देखो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि जीवाश्म किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में, ठीक है। और जो देखो जमीन के अंदर या चट्टानों के अंदर कौन सी चट्टान में पानी पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखना है, ये भी अवसादी चट्टान में, ठीक है, पाया जाता है। क्योंकि ये आग्नेय चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित, इन दोनों चट्टानों में ना तो जीवाश्म पाए जाते हैं ना ही पानी की संभावना होती है, लेकिन अवसादी चट्टान में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं और इनमें पानी की भी संभावना होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? कह रहे पृथ्वी की आकृति गोल है। कह रहे घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में कह रहे चपटी तथा भूमध्य रेखा के पास कह रहे कि उभरी हुई प्रतीत होती है। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी की बात करते हैं तो इस टाइप से आप लोग पहले तो सर्किल खींच लीजिएगा। इसके बीच में क्या होती है? एक रेखा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोल देते हैं, या इसको एक नाम और दिया गया, ठीक है, विषुवत रेखा। क्लियर? विषुवत रेखा और नाम दिया गया, ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। और इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखना है 23 सही 1/2 डिग्री, और इसके नीचे भी आप लोग ध्यान रखना है 23 सही
23 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसके ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा होती है, और इसके नीचे मकर रेखा होती है, क्लियर नहीं, मकर रेखा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और ये ऊपर बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्रुवों की बात कर रहे हैं, भौगोलिक अक्ष की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना ये 2 ध्रुव होते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या बोला जाता है, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। नीचे वाले क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है कि पृथ्वी क्या कर रही है कि अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। आप लोग ध्यान रखें। तो हमसे कह रहे हैं ना, देखो घुमाव के कारण क्या होता है, घुमाव के कारण पृथ्वी क्या है, भौगोलिक अक्ष पर चपटी हुई दिखाई देती है, मतलब अंडाकार दिखाई देती है, और बीच में थोड़ी मोटी दिखाई दे। लिखा है बीच में क्या है, भौगोलिक अक्ष पर चपटी, और कह रहे भूमध्य रेखा पर उभरी हुई प्रतीत होती है, मतलब अंडे के आकार, बीच में थोड़ी उभरी हुई, और जो अक्ष होते हैं ना वहाँ पे चपटी दिखाई देती है, मतलब एक शेप कैसी बन जाती है, अंडाकार की शेप बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन रियल में कह रहे हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है, ठीक है। और एक पॉइंट और आप लोग याद रखने, ठीक है, घुमाव की बात आई है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कहीं पे भी आपका पूछा जा सकता है। देखो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, क्लियर, आप लोग ध्यान रखें, अपने अक्ष पर घूमती है। इसका जो अक्ष होता है ना वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो भी 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री झुका हुआ होता है, ठीक है। पृथ्वी क्या है कि बिल्कुल सीधी नहीं है, 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है ना। अब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको बोला जाता है घूर्णन गति। क्या बोला जाता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर घूमती है। कोई वस्तु या कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर ही घूम रही है तो वो उसको क्या बोला जाता है, घूर्णन गति बोला जाता है, ठीक है। और कोई वस्तु, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मान के चलो सूर्य है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब बोलते हैं परिक्रमण गति, या तो सीधा परिक्रमण बोल देते हैं, बोलते हैं ना परिक्रमा। परिक्रमा मतलब क्या होता है, किसी बीच में कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखना है और उसके चारों तरफ क्या करना है, चक्कर लगाना, तो उसको परिक्रमा बोला जाता है। और घूर्णन गति मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। ये आप लोग ध्यान रखना है, पृथ्वी में ये दोनों गतियाँ होती है, परिक्रमण गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। परिक्रमण गति मतलब क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और घूर्णन गति क्या होती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है। लेकिन घुमाव के कारण जब अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से ऊपर जो होते हैं ना, ठीक है, भौगोलिक अक्ष होते हैं ना, तो उन पर क्या होती है, चपटी हुई दिखाई देती है। और घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं, ठीक है, दिन व रात होते हैं, क्लियर है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, किस वजह से दिन व रात होते हैं, घूर्णन गति के कारण। अगर ये अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन रात नहीं होगी, जहाँ दिन है वहाँ दिन रहेगा और जहाँ रात है वहाँ पे रात रहेगी। और दिन रात किसकी वजह से होते हैं, घूर्णन गति के कारण होते हैं, आप लोग ध्यान रखना, घूर्णन गति के कारण दिन व रात होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान रखें, बेसाल्ट जो होती है आपकी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान। और कौन सी आग्नेय चट्टान कह रहे हैं, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 2023 में पूछा गया। तो आप लोग ध्यान रखें, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और मूल रूप से कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। 10 का मतलब तब 10 थी जब संविधान का निर्माण किया गया था, तब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बाद में कह रहे हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, मतलब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया, ठीक है, द्वारा कह रहे एक और कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो इसकी वजह से मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चालुक वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग ध्यान रखें, चालुक वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, बादामी या बातापी
में स्थापित की थी। तो ध्यान रखना, वो चालुक्य वंश जो था ना 3 शाखाओं में विभाजित हुआ था। एक तो आपका बादामी चालुक्य, दूसरा वेगी चालुक्य, ठीक है, वेगी चालुक्य, नंबर तीसरा हो जाए कल्याणी चालुक्य, ठीक है, कल्याणी चालुक्य, क्लियर। और जो बादामी थी ना, ये मूल शाखा थी, आप लोग ध्यान रखना, मूल शाखा थी, ठीक है। चालुक्य वंश की मूल शाखा कौन सी थी? बादामी चालुक्य थी, जिसके संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? आप लोग ध्यान रखें, पुलकेशिन प्रथम था। और जो वेगी चालुक्य थे उसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन, ठीक है। वेगी के कौन से थे? विष्णुवर्धन थे। और आपकी कल्याणी मतलब शाखा थी, उसके तैलप द्वितीय शासक थे, मतलब संस्थापक समझो या कुछ भी, तैलप द्वितीय, ठीक है, संस्थापक थे, क्लियर नहीं? तो आप लोग ध्यान रखें, देखो जो आपकी चालुक्य वंश था ना, वो 3 भागों में डिवाइड हुआ था, बादामी, वेगी, कल्याणी। बादामी मतलब जो मूल शाखा थी उसको बादामी बोला गया, और ये पुलकेशिन प्रथम इसके संस्थापक थे। वेगी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। और कल्याणी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखें, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। देखो दुग्ध क्रांति को एक नाम और दिया गया, इसको श्वेत क्रांति भी बोला जाता है, श्वेत क्रांति, या एक नाम और दिया गया ऑपरेशन फ्लड, क्लियर, ऑपरेशन फ्लड नाम और दिया गया। तो ध्यान रखना, देखो यदि श्वेत क्रांति बोले या दुग्ध क्रांति बोले या ऑपरेशन फ्लड बोले, तो आप लोग ध्यान रखने कौन संस्थापित है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य ग्रहण क्या है? तो आपकी डेफिनेशन दी गई, सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तब यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखो, देखो सूर्य ग्रहण की बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको लिखाने वाला हूँ। जैसे ये मान के चलो, ये आपका क्या है कि सूर्य है, ठीक है, क्या है? सूर्य है। अब इधर आपकी पृथ्वी है और इसके बीच में आपका चंद्रमा आ गया, ठीक है। सूर्य एक साइड, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो इस स्थिति को बोला जाता है सूर्य ग्रहण। आप लोग ध्यान रखें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण बोला जाता है, क्लियर नहीं? तो क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। और इसकी सिंपल डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिख रहे हैं कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन ये है। आपको देखो एक चीज़ और ध्यान रखने कि जो भी डेफिनेशन आपको याद है प्रेजेंट टाइम में, अभी याद है, लर्न कर ली है, तो आप लोग वही डेफिनेशन याद रखें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ वो डेफिनेशन आप लोग याद करें, क्योंकि पहले से आप लोगों ने याद कर रखी है तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर नहीं? केवल समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं याद कर रखी है तो आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, क्योंकि पहले से याद है तो अब याद करने की क्या ज़रूरत है। अगर दूसरी याद करोगे हो सकता है वो भी याद ना हो, और जो पहले से याद कर रखी है वो भी भूल जाओ, समझे? तो पहले से याद है तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। केवल ये स्थिति आप लोग याद रखना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो इसको सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो आपकी देखो डेफिनेशन देखिए, कह रहे मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो कह रहे व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए
जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन ही, और इससे बहुत ही आसान डेफिनेशन आप लोग ये याद कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे कि वे अधिकार जो व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, वे अधिकार जो व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? मौलिक। जैसे हमें कह रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे है जैसे कि हम लोग, जैसे हमें पढ़ने का स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, जैसे बोलने का अधिकार है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। ये सारे के सारे हमें अधिकार दिए गए, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सारे के सारे अधिकार मुझे मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, समझ रहे? तो ये होते हैं अधिकार। आप लोग ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, और एक सिंपल डेफिनेशन आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? देखो मृदा अपरदन आप लोग पहले ही इसको पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मिट्टी के कटाव से रिलेटेड होता है। समझे? क्या होती है कि जैसे मिट्टी होती है जो पृथ्वी की उपजाऊ, मतलब ऊपर की जो परत लेयर होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे पानी के बहाव की वजह से, जैसे बरसात होती है तो पानी बह के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो क्या होता है कि उसमें मिट्टी, ऊपर की मिट्टी बह जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। या जैसे कहीं कहीं हवा चलती है तो आंधी की वजह से धूल के कण ऊपर से उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मृदा अपरदन कई प्रकार से होता है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि 2023 में पूछा गया है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन था आप लोगों का। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि बहते हुए जल, बहते हुए जल का मतलब जैसे पानी बह रहा है तो पानी के द्वारा भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। और कह रहे हैं हवा और जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने, कह रहे अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, वही डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन अपने अगर याद नहीं है तो अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बना के ऐसा नहीं है कि कुछ पूछा जाए और कुछ बना के उल्टा सीधा लिख दो, ऐसा भी नहीं है। जैसे मृदा अपरदन पूछा गया तो मृदा अपरदन से रिलेटेड आप कोई भी डेफिनेशन जैसे कह सकते हैं, बहते हुए पानी द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत की जो मिट्टी होती है उसके कट जाने को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अभी आप लोगों को बताया था कि आपका देखो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या बोला जाता है? आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। आप लोग ध्यान रखते हैं कि पृथ्वी कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कह रहे वो सॉरी पृथ्वी की नहीं, वो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कह रहे कि आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कौन से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहे हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखें, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? सीमा विवाद था एक। ठीक है, सीमा विवाद की वजह से क्या होता? भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसका मेन कारण था अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह, जिसकी वजह से क्या हुआ था? आपका भारत चीन युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं जलवायु का अभिप्राय है कि किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है, कि इसमें तापमान, वर्षा, धूल आदि की जानकारी सम्मिलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सिंपल डेफिनेशन कह रहे हैं कि जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो कह रहे हैं कि एक लंबे समय तक बना रहता है। और ये डेफिनेशन देखो इसी से निकाल के थोड़ी शॉर्ट कर दी गई, आप लोग ध्यान रखना है, ये थोड़ी शॉर्ट है डेफिनेशन। चाहो तो इसको कर लो, नहीं तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को देखो कई बार बता चुका हूँ, ज्वालामुखी कितने 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा होता है सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। देखो हम लोग सबसे पहले बात करें सक्रिय ज्वालामुखी। देखो सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या होता है कि जिसमें से हमेशा धूल, मतलब राख या आपके धूल के कण वगैरह, धुआं वगैरह उससे निकलता रहता है, हमेशा धुआं वगैरह निकलेगा, तो उसको बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब कभी भी उद्गार हो सकता है क्योंकि धुआं वगैरह निकलता रहता है। और प्रक्षुब्ध का मतलब ये होता है कि उद्गार हो चुका है और भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। ठीक है, कभी मतलब भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, तो उसको बोला जाता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। देखो सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी मतलब ये होता है कि जैसे उद्गार हुआ था पहले, लेकिन अब भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको बोला जाता है आपका सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तप किससे कहते हैं। तो आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। तो आप लोग ध्यान में कह रहे हैं कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, कह रहे सूर्य तप कहलाती है, एक सिंपल डेफिनेशन है। और उसके बाद कह रहे हैं कि सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर लघु तरंगों के रूप में आता है सौर तप कहलाता है। देखो दोनों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, कोई सी भी आप लोग याद कर सकते हो। कह रहे हैं कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है तो क्या कहलाती है, सूर्य तप कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कह रहे कि सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, जैसे सागरीय जल क्या होता है कि जैसे एकदम लहरें आती हैं ऊपर उठती चली जाती है आगे बढ़ती चली जाती है, इसको बोला जाता है आपका ज्वार बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे फिर ऊपर जैसे उठती हुई जाती हैं फिर वैसे ही वापस आती है तो इसको बोला जाता है भाटा। ठीक है ना, सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण थे। तो कह रहे इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला तो होता है इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, कह रहे हिंदू समाज और धर्म के सुधार की आवश्यकता है। देखो हिंदू समाज और धर्म में सुरक्षा की आवश्यकता के चलते इसमें क्या किया, बहुत से मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें आपका एक सत्य शोध समाज ज्योतिबा फूले ने चलाया था। नेक्स्ट जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने, दयानंद सरस्वती ने की थी। देखो ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी चीज़ आपको नई मिले, जैसे आप लोग ज़्यादातर आप लोगों के पास जैसे राजन सीरीज पवन सीरीज है, ठीक है, उनके अलावा जो भी आप लोगों को पॉइंट न्यू दिखते हैं वो पॉइंट आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, कॉपी में आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी क्लास लो तो आप लोग एक कॉपी और पेन पास में रखा करो, जो भी नया पॉइंट मिले वो आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करो, समझे, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको बताए जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायुमंडल क्या है। कह रहे हैं कि सभी स्थलीय एवं कह रहे हैं कि जलीय भागों को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में क्या कहता है, लपेटने वाले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे आप लोग समझ लो, जैसे ये क्या है, आपकी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या होता है कि गैसीय आवरण है। गैस मतलब एक लेयर सी बनी हुई है गैसों की। और यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं, जैसे आपका ये पृथ्वी के ऊपर की बात करें, जैसे जैसे आप जाओगे तो इसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्लियर, आप लोग ध्यान रखना है। इसके ऊपर हो जाता है समताप मंडल, समताप मंडल बोला जाता है। और इसके बीच में क्या होती है, एक लेयर होती है O3 की लेयर होती है। किसकी होती है, O3 का मतलब ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, ये गैसों का ही मिश्रण होता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वायुमंडल बोल देते हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी के चारों, जैसे आपकी पृथ्वी है उसके चारों तरफ गैसों का एक कवर टाइप में होता है, आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, वायुमंडल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग समताप मंडल में क्या होता है, एक ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या होती है कि मतलब सूर्य से आने वाली परावैंगनीय किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि परावैंगनीय किरणें क्या करती है, मतलब स्किन त्वचा की बीमारी उत्पन्न करती हैं। क्योंकि अगर सारी परावैंगनीय किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा, स्किन रोग हो जाएंगे। ठीक है, त्वचा से रिलेटेड रोग हो जाएंगे, जैसे त्वचा में दाने, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ओजोन परत क्या करती है कि यहाँ पे जो परावैंगनीय किरणें होती हैं उनको पृथ्वी से आने से रोकती है। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।